दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास छोटी मोटी परेशानी ना हो। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह उस परेशानी को बहुत बड़ी परेशानी ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह कई अपराधों को जन्म दे बैठते हैं और उसी की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक एएसआई अधिकारी पुलिसकर्मी होते हैं, अपने ही कुछ परेशानियों को इस तरह देखते हैं कि उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है और एक दिन उन्हें खुद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। लेकिन साधारण केस नहीं, एक हत्या के जुल्म में। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में एएसआई अधिकारी के साथ ऐसा क्यों हुआ? इन सब की गहराई से पूरी तरह सच्चाई से जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना स्मार्ट सिटी शहर पड़ता है अब गाजियाबाद, जो दिल्ली से ही सटा हुआ एक जाना माना एनसीआर में आता है। और ठीक उसी में ही एक हिडन नदी है और ठीक उसी के ही पास ही एक साई उपवन है, बहुत ही बड़ा, जो एक रमणीक स्थल के रूप में, वहाँ साईं बाबा मंदिर के रूप में उसकी काफ़ी जान पहचान है और वहाँ काफ़ी जो होता है श्रद्धालुओं का भी बराबर आना जाना होता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इधर 25 मार्च का ही। अब सुबह का टाइम होता है, तो सुबह के टाइम जो होता है साईं मंदिर में ही काफ़ी श्रद्धालु जो होते हैं आ जा रहे होते हैं। तो दो श्रद्धालु आते हैं, देखने में तो कपल लगते हैं। उनके पास एक लाल स्कूटी होता है, एक युवती होती है जिसकी उम्र लगभग देखने में यही लोग कहते हैं कि इधर अब 30 से 32 साल के आसपास होता है, लेकिन बगल में जो युवक होता है उसकी उम्र देखने में यही अब 22 से 24 साल के आसपास लग रहा था। तो जो श्रद्धालु होते हैं वह जैसे कपल के ऊपर निगाह मारते हैं, निगाह मारने के बाद उन श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ऐसा कपल देखकर उनके दिल के अंदर बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो कपल अपनी ज़िंदगी अपने खूबसूरत हिसाब से जी रहे हैं। इधर कपल के तहत दोनों अपने हिसाब से मन विचार करते हैं, लेकिन दोनों कपल जो होते हैं अब मंदिर के अंदर जाते हैं। लगभग 10 मिनट का जब वक्त बीतता है तो दोनों कपल बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। लेकिन जैसे ही उसमें जो युवती होती है अब अपने ही ज्योति के पास जाते, तो उसी वक्त बाहर जो खड़े श्रद्धालु होते हैं उनके कानों में बड़ी तेज इधर तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और श्रद्धालु नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे अंदर जाते देखते हैं कि वही दोनों कपल पूरी तरह से कौन से लपत अवस्था में इधर फर्श पर पड़े हुए हैं। वहाँ पर हलचल मच जाता है और तुरंत की जो सूचना होता है डायल 112 पर दे देते हैं और उसी इलाके के अंतर्गत इधर सिहानी गेट में इसकी सूचना पहुंच जाती है और वहां के थाना प्रभारी जयकरण सिंह जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं। लेने के बाद ठीक है अब इधर साई उपवन का जो रमणी का स्थल है उसी साई मंदिर में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहां ग्रामीणों का संख्या दर मिनट बढ़ रहा है। तो लोग वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इधर अब जयकरण सिंह जैसे अंदर जाते देखते हैं कि एक युवक और एक युवती पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था, मृत अवस्था, अचेत अवस्था में वहाँ पड़े होते हैं। पुलिस की टीम घटनास्थल कर अपने हिसाब से जब तक निरीक्षण करती है तो वहाँ पर कुछ कारतूस के खाली खोखे भी पड़े होते हैं। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से खाली कारतूस को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति श्रद्धालु होते हैं, पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है। श्रद्धालु पुलिस के सामने यही कहने लग जाते कि साहब हम तो बाहर खड़े हुए थे, लेकिन यह युवक और युवती जो होते हैं अभी ठीक है 15 से 20 मिनट पहले जो होता है इसी मंदिर में दाखिल हुए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन करने के बाद साहब उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह देखने के बाद ही उसमें कुछ शंका नहीं बचता कि उनके साथ किसी की दुश्मनी होगा। लेकिन साहब चंद मिनट के अंदर हमारे कानों में अंदर से तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है। लेकिन साहब एक हट्टा कट्टा लंबा व्यक्ति जो होता है
यहीं से बाहर निकल के गया और सेंट्रो कॉल में जाकर बैठ गया, फिर वहाँ से फरार हो गया। इंस्पेक्टर साहब घटनास्थल के इस तरह की हृदय विदारक कहानी जब सुनने के बाद वह भी पूरी तरह से हैरान से रह जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है, घटना पर मौजूद काफ़ी जो लोग होते हैं, उनसे उन कपल की पहचान कराने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन कोई भी शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले वो लाल स्कूटी को अपने ही कब्जे में लेते और लेने के बाद ठीक जो होता है आरटीओ ऑफिस से संपर्क किया जाता है। आरटीओ ऑफिस के द्वारा ही पता चलता है उस स्कूटी का जो मेन मालिक है, वह मेन मालिक कोई और नहीं है बल्कि वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी वही एक मृत युवती होती है, जिसका नाम होता है प्रीति उर्फ गोलू, जो ठीक ही गाजियाबाद के ही एक विजय बिहार है वहीं के रहने वाली है। उसके अपने पिता का नाम भी साफ साफ तौर पर उसमें लिखा होता है। पता चलता है उसके पिता का नाम है प्रमोद कुमार। और पुलिस की टीम जैसी खबर पाती है उसी वक्त अब प्रीति के घर परिवार वालों को सूचना भिजवा देते हैं। और प्रीति के घर परिवार वाले जब सूचना पाते हैं तो चंद मिनट के अंदर जो होता है उसी वक्त अब साईं मंदिर में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन सामने पड़ी युवती को, बूढ़ी को जैसे ही प्रमोद कुमार देखते तो अपनी बेटी प्रीति का नाम लेकर उनका पूरा परिवार जो होता है चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। और पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से वानिशा करने के बाद अब प्रमोद कुमार से पूछताछ करती है। तो प्रमोद कुमार कहने लग जाते कि साहब, हमारी जो बेटी होती है असल में इस युवक के साथ है, अभी जल्द शादी रचाने वाली है। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब सुनते हैं उसी समय हैरान और परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर जो होता है युवती की जो उम्र है देखने में 32 साल और युवक की जो उम्र है लगभग इधर 24 साल के आसपास लग रहा है। आखिर इनके बीच जो होता है इस तरह का मेल मिलाप कैसे हो सकता। लेकिन पुलिस के सामने प्रमोद कुमार कहने लग जाते कि साहब, हाँ, हमारी बेटी जो होती है वसुंधरा के ही बनस्थली स्कूल के यूनिफॉर्म स्टोर में जाकर नौकरी करती थी और सुबह के लिए रोज़ निकलती, शाम को लौट आती थी। लेकिन साहब सुबह निकली लेकिन लौटी नहीं। और साहब हम जो होता मौके पर इधर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे और हम साहब बस में बैठते हैं और बस में बैठने के बाद जो होता ठीक बुलंदशहर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन साहब जैसे ही लाल कुआं पहुँचते तो उसी वक्त हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती। हमें नहीं पता साहब कि आखिर हमारी बेटी का हत्यारा कौन हो सकता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि आखिर बगल में पड़ा हुआ जो युवक है क्या आप इसको जानते पहचानते। कहने लग जाते हैं कि साहब हाँ, इसको हम जानते पहचानते तक नहीं है बल्कि यह हमारा अपना दामाद बनने वाला था। हमारी बेटी जो होती है इस युवक के साथ पूरी तरह से शादी की रस्मों में बंधने वाली थी। और साहब इस युवक का नाम है सुरेंद्र चौहान। अब जो ठीक इसी गाजियाबाद में ही जो प्रताप बिहार पड़ता है उसी इलाके में इसका खुद का अपना एक शीशे का बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और बिजनेसमैन के नाते साहब हमारी बेटी जो होती है तो तरीके से हमारी जान पहचान करवा चुकी होती है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही अब इधर जाकर सुरेंद्र कुमार उर्फ अन्नू के पिता के बारे में जानकारी पता चलता है, उसके पिता का नाम अब खुशहाल सिंह होता है जो मौके पर उत्तराखंड के रहने वाले होते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है तुरंत खुशहाल सिंह से संपर्क करती है और चंद मिनट के अंदर जो था खुशहाल सिंह घटना पर पहुँचते हैं और अपने बेटे सुरेंद्र कुमार उर्फ अन्नू को देखकर वहीं दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है सुरेंद्र से जब पूछताछ करती है तो सुरेंद्र के बारे में यही पता चलता है कि सुरेंद्र सही में प्रताप बिहार में ही एक शीशे का जाना माना बिजनेसमैन होता है। आखिर उसी का किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है तौर तरीके से अपने हिसाब से घटना का जब निरीक्षण करती है, जो पुलिस के सामने जो खाली कोके कारतूस के बरामद हुए थे, पुलिस की टीम को अंदाजा हो जाता बस करो यह जो खाली कारतूस है या खाली कारतूस साधारण पिस्टल के नहीं है बल्कि किसी बड़े ही अधिकारी पुलिसकर्मी के पिस्टल के ही हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो हत्यारा कोई और नहीं हो सकता है बल्कि सुरेंद्र का ही कोई अपना करीबी रिश्तेदार पुलिसकर्मी हो सकता है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने काफ़ी सारे चैलेंज होते हैं। लेकिन जब इधर खुशहाल सिंह से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता खुशहाल सिंह का एक महिला जिसकी नाम कल्पना होता है उसके साथ काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं, क्योंकि खुशहाल का अपना जो बेटा होता है मौके पर सुरेंद्र इधर कुछ ही महीने पहले जो होता है काफ़ी सारे पैसे कल्पना नाम की महिला से उधार ले चुका होता है। और कल्पना बार बार हमारे बेटे के ऊपर दबाव मारती जिसकी वजह से अब कल्पना ने ही यह कारनामा किया होगा। और पुलिस के सामने एक बड़ी उलझन आ जाती है कि आखिर जो होता है उस महिला को हम कहाँ खोजेंगे। लेकिन खुशहाल सिंह के द्वारा उस महिला का पता मिल जाता है और पुलिस की जो टीम होती है आनंद फानंद में बॉडी का वहीं पंचनामा भरवा देती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसमें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस की एक टीम जो होती है सबसे पहले इस केस का खुलासा करने के लिए तौर तरीके से लग पड़ जाती है।
अपने हिसाब से दोनों बॉडी का पंचनामा कराया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो होता है तौर तरीके से उनका जो रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि शरीर में कई गोलियां लगने की वजह से दोनों को घटनास्थल पर ही मौत का सामना करना पड़ा। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस को उसी वक्त एक बहुत ही गंभीर मुद्दे में लेती है और इधर थाने में खुशहाल सिंह को बुलाया जाता है और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्या को बुरुत धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले पुलिस की एक टीम दोबारा घटना पर जब पहुंचती है तो साई मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं पुलिस की टीम उन सभी फुटेज को इकट्ठा करती है, लेकिन पता चलता है कि वह सभी सीसीटीवी कैमरे मौके पर अब ख़राब होते हैं। पुलिस के सामने लोग जो है पुलिस को उम्मीद बनी होती है कि हो सकता है सीसीटीवी कैमरे की वजह से पुलिस को कोई सुराग लगे, लेकिन वहाँ भी पुलिस की टीम जो होती है अब खाली हाथ वापस लौट आती है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है प्रीति और सुरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र में इतना फासला होने के बावजूद भी इनके बीच शादी की सहमति कैसे बनी, आखिर क्या कारण है। क्योंकि परिवार में कोई भी नहीं चाहेगा कि आखिर युवक की शादी किसी लगभग 8 साल युवती के साथ उसकी हो। पुलिस की टीम के सामने और उलझन आ जाती है। अब 3 सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर जो होता है घटना पर मिले अब कारतूस के 2 खाली खोखे वह किसी पुलिसकर्मी रिश्तेदार के हो सकते हैं, और दूसरी तरफ कल्पना नाम की औरत के आखिर इतनी घनी कैसे हो गई कि वह दोनों युवकों की जान ले पे आमदा हो गई। आखिर उम्र में इनके भी अंतर होने की वजह से इनका कोई अपना करीबी प्रेमी भी होगा। पुलिस की टीम तीनों के जांच पड़ताल के सबसे पहले अब दोनों के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाल लेती है, लेकिन उनके मोबाइल नंबर में कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, पुलिस की टीम जब चौंक जाती है तो पता चलता है कि प्रीति के मोबाइल नंबर में किसी दिनेश कुमार के नाम के मोबाइल नंबर मौके पर दिखा जा रहा था। पुलिस की टीम समझ नहीं पाती है कि आखिर यह नंबर किसका, लेकिन पुलिस की टीम काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उस नंबर के बारे में पुलिस की टीम को कोई अता पता नहीं चल पाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है और लेने के बाद दोबारा जो होता है अब सबसे पहले प्रीति के पिता प्रमोद के पास पहुंच जाती है और प्रमोद से जब पुलिस की टीम पूछने लग जाती है कि आखिर कोई आपका क्या रिश्तेदार है जो पुलिसकर्मी है, और इस तरह की बात जब प्रमोद सुनते उसे समझ करने लग जाते कि साहब हाँ, हमारे एक रिश्तेदार का ही अपना रिश्तेदार है जिसका नाम दिनेश कुमार है, जो मौके पर एएसकारी है जिसका नाम दिनेश कुमार है, और साहब उसका हमारे घर काफ़ी आना जाना है, और साहब हमारे ऊपर जो होता है उसके काफ़ी कर्जे भी हैं। अब इस तरह की बात सुनकर पुलिस की टीम जो होती है समझ जाती कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसीलिए सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है अधिकारी दिनेश कुमार को अपनी कस्टडी में लेने के लिए लग जाती है। और पुलिस की टीम ठीक जैसे ही 27 मार्च का वक्त होता है तो उसके बारे में जब जानकारी का पता चलता है कि उसका अता पता नहीं चलता है, लेकिन पुलिस की टीम मुखबिरों की मदद लेती है। मुखबिरों की मदद से जो होता है सबसे पहले कैसे न तैसे कर दिनेश कुमार को अपनी कस्टडी में लेने के लिए चारों तरफ पहरा बिछला देती है। और तभी कैसे ना तैसे मुखबिरों की मदद से पुलिस की टीम को पता चल जाता है और पुलिस की टीम जो होती है दिनेश कुमार के ही एक रिश्तेदार के घर से ठीक घटना से मात्र 5 दिन बाद अपनी कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंचती है। लेकिन थाने में जैसे ही एएसआई अधिकारी इधर दिनेश कुमार से पूछताछ या चंद मिनट के अंदर जो होता है ठीक साली प्रीति के प्रेम संबंधों की इस तरह अहमियत को जताते हुए हत्या का जुर्म कबूल कर ले, जिसे सुनकर हर कोई वहाँ दंग सा रह जाता है। असल में सुरेंद्र कुमार उर्फ अन्नू का अपना जो परिवार होता है वह टोटली उत्तराखंड का ही रहने वाला होता है। उसके अपने पिता होते हैं खुशहाल सिंह, जो मौके पर उनके टोटल 4 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 ही बेटियां होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनकी जो बड़ी बेटी होती है मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है। लेकिन इधर उनका जो अपना दूसरे नंबर का बेटा होता है जिसका नाम सुरेंद्र सिंह उर्फ अन्नू होता है, जो पढ़ाई के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी संभालने में तो लगता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं संभाल पाता है, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए खुद अपने पिता से इजाज़त लेता है और फिर नौकरी की तलाशी जब करना शुरू कर देता है तो उसके हिसाब से वह नौकरी के काबिल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं आनंद फान में जाकर उसके बड़े भाई की शादी करवा देते हैं। उसका जो अपना बड़ा भाई होता है मौके पर अपनी घरवाली को लेकर अब जाकर दूसरे शहर में तौर तरीके से रहना शुरू कर देता है, और जब रहने लग जाता है तो इधर जो होता है खुद उसके पिता एक हैसियत वाले होते हैं, क्योंकि एक सेना के अधिकारी होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जो होता है अपने घर की जिम्मेदारी तौर तरीके से संभाल लेते हैं और छोटी बेटी की शादी जो होता है फन में कर देते हैं, और छोटा जो बेटा होता है सुरेंद्र भी अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए अब शहर का रास्ता देखना शुरू कर देता है।
और जब शहर का रास्ता देखना शुरू कर देता तो घटना से मात्र अब 2 साल पहले जो होता है इधर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आ जाता है और फिर वहाँ जाकर अपने हिसाब से एक दोस्त से मुलाकात कर एक शीशे का बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है प्रीति उर्फ गोलू, जो ठीक उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना शहर पड़ता है गाज़ियाबाद, वहीं के उसके अपने पिता होते हैं जिनका नाम प्रमोद कुमार होता है। प्रमोद कुमार का जो अपना मूल निवास होता है ठीक विजय बिहार में होता है और प्रमोद कुमार अपने टोटल 3 बेटियों के साथ वहीं सालों से रह रहे होते हैं। उनकी अपनी जो बड़ी बेटी होती है मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, उसका अपना जो ससुराल होता है काफ़ी खुशमय होता है। लेकिन दूसरे नंबर की उनकी जो बेटी होती है इधर प्रीति उर्फ है गोलू देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, लेकिन उसकी बोलचाल की जो भाषा होती है बड़ी मीठी होती है। उसी स्वाभाविक मीठी बातों की वजह से काफ़ी सारे लड़के जो होते हैं इधर प्रीति का दीवाना मनमोहक हो जाते हैं। लेकिन प्रीति जो होती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने जीवन साथी बनाने के लिए तौर तरीके से लड़कों को अपने हिसाब से कभी भाव भी नहीं देते थे और लड़के जो होते तौर तरीके से मुँह मुफारा इधर प्रीति के इर्द गिर्द मंडराना जरूर लगाया करते थे। लेकिन प्रीति जो होती है अपनी ज़िंदगी के सारे शौक को पूरा करने के लिए अब जो होता है सिर्फ अपने भैंस पर ध्यान देना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच प्रीति का जो होता है अपनी ही बहन सीमा के घर काफ़ी आना जाना लग जाता है और सीमा का ही इधर अपना पति होता उमेश, और उमेश जो होता है इधर अपनी साली मानने की वजह से प्रीति को काफ़ी आने जाने का परमिशन दे बैठता है। लेकिन उमेश का ही एक अपना करीबी रिश्तेदार होता, कोई रिश्तेदार कोई नहीं होता बल्कि उमेश का ही अपना सगा जीजा होता है जिसका नाम होता है दिनेश कुमार, जो मौके पर इधर उत्तर प्रदेश का एक जाना माना पिलुइया होता है, वहीं से गांव का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होते, टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन उसके परिवार की जो पत्नी और दोनों बच्चे होते मगर पुलैया गांव में रहा करते थे। लेकिन अपने मेहनताना की वजह से 1998 में जाकर मौके पर एक कांस्टेबल पद पर उसकी तैनाती हो जाती है। लेकिन बड़ी जल्दी उसकी जो पोस्टिंग होती है वह जाकर साल 2008 में अब हेड कांस्टेबल के रूप में हो जाता है। होने की वजह से बड़ी जल्दी अपनी तरक्की अपनी कामयाबी बदल देता है और जिसकी वजह से 8 साल बाद उसका प्रमोशन जो होता है जाकर एएसआई अधिकारी के रूप में हो जाता है। उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वह जाकर ट्रैफिक विभाग में सीमापुर इलाके में लगी होती है। लेकिन उसका जो था बराबर इधर उमेश के घर काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन पहली नज़र में जैसे ही यह अधिकारी इधर अब दिनेश जाकर प्रीति को देखता है एक ही नज़र में दीवाना सा हो जाता है। लेकिन प्रीति जो होती है वहीं साली और जीजा का रिश्ता बनाने के बाद भले उम्र में दोगुना हो देखकर पूरी तरह से अपने मन में मोह लेती है और इधर दिनेश और प्रीति के बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और इस तरह प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है कि अभी गाज़ियाबाद में भी दिनेश कुमार का आना जाना बन जाता है। लेकिन बड़ी जल्दी जो होता है इधर दिनेश कांस्टेबल लेकिन बड़ी जल्दी जो होता है दिनेश अब प्रीति के परिवार की मजबूरी को समझ जाता है, जिसकी वजह से प्रीति के शौक को पूरा करने के साथ साथ और प्रीति के पारिवारिक मजबूरी को दूर करने के लिए भरपूर पैसों का सहयोग भी देना शुरू कर देता। और चंद महीने के अंदर जो होता है प्रीति के जो पिता होते हैं मौके पर प्रमोद भी अब उसके पैसों के आसान तले दब जाते हैं और प्रीति जो होती है अपने सारे शौक अब इधर जीजा के नाते जो होता है दिनेश के साथ पूरा करना शुरू कर देती है। और दिनेश जब भी मौका पाता प्रीति को अपने साथ लेता और लेने के बाद कभी मॉल कभी लॉज कभी होटल बराबर घूमना फिरना इधर आना जाना बन जाता है। उम्र में दोगुना होने के बावजूद भी दिनेश जो होता है बड़ी जल्दी जो होता है प्रीति के मन को भांप लेती है और फिर दोनों मिलकर सहमति जताते हैं और फिर इस प्यार को रिश्ते में तब्दील कर देते हैं। और दोनों की जब रिश्ते की शुरुआत होती है पूरी तरह से प्रीति भी दिनेश के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि बिन एक दिन रहे अब दिनेश की ज़िंदगी क्यों नहीं जीना चाहती थी और वक्त निकलने लग जाता है। और इसी बीच जो होता है प्रीति के परिवार को अचानक 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है और प्रीति इसकी सारी जानकारी बड़ी जल्दी जो होता है यह अधिकारी दिनेश कुमार को देते हैं। और दिनेश कुमार जो था अपने प्यार को अपने सारे सिक्कों को समझते हुए बड़ी जल्दी प्रीति का मदद कर देता है और प्रीति जो होती है उसी वक्त ऐसा तरफ दब जाती जिसकी वजह से दोनों के बीच पूरी तरह से प्यार इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों बेधड़क तरीके से एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। अब प्रमोद कुमार जो था बड़ी जल्दी सारी जानकारी पा लेते हैं दिनेश के बारे में और दिनेश बेधड़क तरीके से गाज़ियाबाद में आता तौ तरीके से रहता और फिर वक्त बिताकर तौ तरीके से अपनी ही ड्यूटी के लिए निकल जाया करता था। लेकिन घटना से मात्र 2 साल पहले जो था गाज़ियाबाद के इलाके में ही एक शीशा कंपनी में जाकर प्रीति की जो मुलाकात होता है
अब इधर सुरेंद्र कुमार उर्फ अन्नू से हो जाता है। और जब हो जाता तो अन्नू से जान पहचान बनाने के बाद जो होता है, अन्नू का उम्र का जब पता है, प्रीति को लगता है कि अन्नू की उम्र लगभग 24 साल के आसपास है और प्रीति की जो उम्र है लगभग 32 साल के आसपास है। तो उसी वक्त उम्र का दोनों दरकिनार मारते और फिर प्रीति और सुरेंद्र के बीच जो होता वहीं खूबसूरती के नाते मन मिलाप होता। फिर दोनों एक दूसरे के सामने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद दोनों के बीच चैटिंग इस तरह होने लग जाती कि दोनों एक दूसरे के मन को भांप जाते हैं और फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग चालू होता है तो दोनों के बीच जो होता है एक दिन संबंध भी तब्दील हो जाता है। अब यह सिलसिला बराबर इस तरह चलने लग जाता है कि लगभग 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है, यह अधिकारी दिनेश कुमार के मन में शंका होने लग जाता, क्योंकि लगभग 25 साल के इस नौकरी पेशे पोस्टिंग की वजह से तौर तरीके से पूरी तरह से माहिर हो चुका होता है कि आखिर कातिल की नज़र कहाँ तक है। लेकिन इसी बीच प्रीति की हरकतों के बारे में जब जानकारी लगता है कि प्रीति आजकल बात करने में आनाकानी कर रही है, क्योंकि जब कभी भी कॉल करो कोई काम ना कहकर बहाना मान लेती है, जिसकी वजह से इधर दिनेश के मन में शंका हो जाता है। और यही शंका तब घर पर जाता है जब घटना से मात्र 1 महीने पहले हो जाता है प्रीति के मोबाइल पर दिनेश कुमार का कॉल जाता है तो मोबाइल न जाने कब बंद पड़ा देता है। अब इसी बात के मन में शंका पड़ जाता है, जिसकी वजह से अब दिनेश सच्चाई जानने के लिए पीछे पड़ जाता है और दिनेश बड़ी जल्दी सच्चाई जान मिले, जिसकी वजह से पूरी तरह से दंग से और हैरान और परेशान हो जाता है। वह समझ जाता है कि आखिर जो होता है जिसके लिए अपनी सारी ज़िंदगी को हमने दांव पे लगाया, सारे आमदनी को घर पर लुटाया, आखिर वही हमारे लिए पूरी तरह से एक आभासभास युवती क्यों बन रही है। अब इस तरह की जानकारी लगने के बाद भरपूर कोशिश तो करता है कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी जो होता है प्रीति के साथ जी है। उसकी अपने सपने अलग भी होते हैं। वह सोच लेता है कि प्रीति की शादी हम कहीं होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें प्रीति के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी जीना है। लेकिन प्रीति की जो आभास होता है कि आखिर प्रीति अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे सारे रिश्ते नातों को भूल कर वह अपने उम्र से लगभग 8 साल छोटे प्रेमी के साथ अपनी जीवन साथी का चुनाव तक कर चुकी है, क्योंकि प्रीति के जो पिता होते हैं प्रमोद और दूसरे सब कुशाल से उनकी इस तरह की जानकारी लग चुकी होती है, जिसके बाद दोनों के रिश्तेदार मिलकर इस रिश्ते के बांधने के लिए हामी भर चुके थे और दोनों शादी के बंधन में बंधने की भरपूर तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जैसे ही दिनेश के कानों में खबर पड़ती है कि अब जो होता प्रीति और दूसरी तरफ सुरेंद्र मिलकर शादी के सारे संस्कारों में बंधने वाले हैं, और तभी उसी वक्त दिनेश कुमार सोच लेता है कि आखिर जिस लड़की ने हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया उसकी ज़िंदगी हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और उसी वक्त दिनेश कुमार जो होता बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद जो होता मौके की तलाश में अब रस भर जाता है और लगभग घटना से 1 हफ्ते पहले जो होता है अब अचानक प्रीति का मोबाइल इस तरह बंद बताने पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके मन में जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है और वह कठोर कदम उठाने के लिए तनिक भी समय का वेट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही इधर 24 मार्च साल 2019 का ही अब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में इधर जो होता खुद ये अधिकारी दिनेश कुमार अपने ही करीबी दोस्त है इधर चिंटू के पास जाते हैं, जो सादरा के रहने वाला होता है। उसी के पास जब पहुंचता अपनी सारी परेशानियों का जिक्र करता है और चिंटू जो होता है उसकी जब बात सुनता है उसके ही प्लान में शामिल हो जाता है। फिर वहीं अपनी कार लेकर चिंटू को बैठाता है और बैठाने के बाद सुबह के टाइम जो होता है सीधा का सीधा जाकर इधर प्रीति के कमरे पर पहुँच जाता है। लेकिन प्रीति के परिवार से पता चलता है कि प्रीति जो होती है मौके पर इधर साई भवन का ही जो रामणिक स्थल है वहीं साईं मंदिर में गई हुई है। इस तरह की जानकारी लगने के बाद भोर के ही टाइम में उसी सेंट्रो कार में लेकर चिंटू को निकल जाता है। और जब निकल जाता है जैसे ही साईं मंदिर के बाहर खड़ा होता है उसी वक्त देखता है कि जूता पहनने के लिए इधर मौके पर झुकाव अपनी सुरेंद्र मार रहा है, तो उसकी जो नज़र होता है प्रीति को पड़ जाता है। प्रीति को अपने पास बुलाता है, लेकिन जैसे बात करने की कोशिश करता है तो प्रीति ऐसे जवाब दे जिसकी वजह से उसके मन में जो हिलोरे होते हैं दबंगई के दिख जाते हैं। वहीं अपने ही जेब से एक पिस्तौल निकालता, दोनों के बाद एक के ऊपर एक गोली चलाना शुरू, जिसके बाद दोनों वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद में सो जाते हैं और सेंट्रो कार लेकर दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर दिनेश कुमार के सुनकर पुलिस की जो टीम पूरी तरह से दंग सराई जाती है। वह भी नहीं सोच पाती है कि आखिर जिसे समाज का एक रक्षक माना गया हुआ इतने भक्षक कैसे बन सकता है। लेकिन पुलिस की टीम दोनों को अपने कब्जे में लेती ले जाती, ठीक वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है।
करने के बाद उनके ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। बड़े ही प्यारे बीबर जंग बहादुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इधर अमीराम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं। जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सुंदर लाल मध्य प्रदेश छतरपुर अहिरावर के रहने वाले हैं। इधर साहब सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर के सुलेमपुर गांव के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले दुमेश कुमार ठाकुर और विनोद कुमार वर्मा, इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।